जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 10th में जो हम लोग अग्रवाल का अनसॉल्व कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों हम लोगों ने कम्प्लीटली 2022 का 3 सेटों को लगभग कर लिया है, कम्प्लीटली कर लिया है। उसके 1-2 क्वेश्चन बाई चांस रह गया हो तो आप लोगों ने कोई कमेंट सेक्शन में कमेंट भी नहीं किया था, यानी इसको प्रोवाइड करवा दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब है मुझे भी बहुत गर्व है कि आप लोगों ने उस क्वेश्चन को कर लिया है। चलो आज के सेट 4 में सेट 4 ए बॉय 2022 का सेट 4 ए बॉय करेंगे। दोस्तों आप लोग कोई भी अनसॉल्व से तैयारी कर रहे हो, राजीव से हो, एक्स से हो, एचएम से हो या एनीबॉडी किसी से भी आप लोग अध्ययन करो, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग सेट केवल 4 मत देखिए, ए बॉय को देखिए बस। दो आपके अनसॉल्व का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि किसी धनात्मक p के लिए धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। ये तो हमने आपको कई बार बताया था। विषम पूर्णांक का रूप, सम पूर्णांक का रूप क्या होता है 2m या 2p या 2k। विषम पूर्णांक का क्या होता है 2m+1 या 2p+1 या 2k+1। तो किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा तो 2p+1 होगा। क्या होगा आपके पास 2p+1, ठीक, ये सही हो जाएगा आपके पास। इसके बाद खा नंबर बिंदु -4,0 4,0 और 0,3 एक त्रिभुज के शीर्ष है तो वह त्रिभुज होगा। तो ऐसे कंडीशन में आप लोग क्या करोगे आपको बताते हैं। जैसे आप ये तो लिखोगे आप लोग उत्तर 1 का खा, इसमें दिया गया है ए में दिया गया है -4,0, बी में दिया गया है 4,0 और सी में दिया गया है 0,3। ये सी है और ये बी है, ठीक। तो इसको सॉल्व करोगे ना तो हमेशा बीच की दूरी लगाते हैं, तो इन दोनों के बीच की दूरी लगा के 0 तो हटाओ। तो 4 का वर्ग 16, 4 का वर्ग 16, 16 और 16 32, ठीक, अंडर के अंदर। इससे और इससे करेंगे 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9, 9 और 16 25, ठीक। इससे और इसको करेंगे 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 9 और 16 25। तो दो आंसर बराबर है, एक आंसर अलग है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसका आपका आंसर नंबर दूसरा सही है। आंसर नंबर दूसरा बोर्ड एग्जाम में लिखोगे दूसरा, समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। इसके बाद दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 20 और 45 है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफलों का अनुपात जब भी दिया जाए तो उसकी ऊंचाइयों की या भुजाओं का अनुपात पूछा जाए तो क्षेत्रफल में जो मान दिया वो किसका वर्ग वो लेते हैं। जैसे आपका उत्तर 1 का गा, उत्तर 1 का गा में दिया गया है, अब लोगों को 20/45 लिखोगे। इसको काटो 5 से, 5 चौको 20, 5 नियम 45। ये किसका वर्ग है? 2 का या 3 का, तो आप लिखोगे 2:3। तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा आपका? तीसरा ऑप्शन सही हो गया, ठीक। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा, 2:3। इसके बाद सवाल नंबर 1 का घात, tan θ = 2ab। 1 का घात तो लिखोगे उत्तर 1 का घात tan θ = 2ab/a² - b²। तो हमें ज्ञात करना है cos θ। देखो cos θ ज्ञात करने से पहले एक हम लोग समकोण त्रिभुज की रचना करेंगे। इस प्रकार से समकोण त्रिभुज बनाएंगे। tan θ फार्मूला होता है लाल बटे कक्का, सबको बताया था, आधार बटे कण, आधार बटे कण, तो 2ab/a² - b²। इन दोनों का पाइथागोरस प्रमेय लगा देना। जब पाइथागोरस प्रमेय लगा दोगे तो ये आ जाएगा a² प्लस, रुक जाओ, हमसे क्या पूछ रहा है? tan θ का फार्मूला दोस्तों फिर से एक बार समझ लो। tan θ का फार्मूला होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब क्या है हमारे पास? 2ab, आधार क्या है? a² - b²। इन दोनों का पाइथागोरस प्रमेय लगा देना। कैसे देना? लंब का वर्ग, कण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग जब लगाओगे ना तो ये मान आपके पास a² प्लस b² आ जाएगा। कैसे? ध्यान देना, इसको मान लो a, इसको मान लो b और इसको मान लो c। तो अब लगाओगे कण का वर्ग, कण का वर्ग यानी ac का वर्ग, लंब का वर्ग यानी 2ab का वर्ग प्लस आधार का वर्ग तो a² - b²। तो ac का वर्ग बराबर ये हो जाएगा 4a² और b²। इसका होल स्क्वायर खोलो, प्लस का a² प्लस b² प्लस 2ab - 2ab 2a² b², ठीक। तो ac का स्क्वायर बराबर ये दोनों घटकर हो जाएगा प्लस कहाँ, तो a की घात 4 प्लस b की घात 4 प्लस 2a² b²। ये जान तो a² प्लस b² प्लस 2ab का फॉर्मूला हो गया ये, यानी a² प्लस b² का होल स्क्वायर
स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तुम्हारे पास ए सी बराबर क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है कि नहीं। अब कॉस थीटा बराबर क्या था, आधार बटे कर्ण, तो कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है आपके पास, ऑप्शन सही चला गया दूसरा। तो इस प्रकार से आप लोग लिख लेना, दूसरा ऑप्शन आपके पास सही हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 का इंडिया नंबर, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। घड़ी की मिनट की सुई, घड़ी की मिनट की सुई इसका त्रिज्या का रूप होता है, ठीक है। तो 14 सेंटीमीटर है, मिनट की सुई का रचित क्षेत्रफल होगा। तो ध्यान देना, ये आपके पास एक घड़ी है। पहले तो हम लोग उत्तर नंबर 1 का इंडिया नंबर हो गए, उत्तर 1 का इंडिया नंबर। ठीक, जैसे ये आपके पास एक घड़ी है, ये इसका केंद्र है, और ये क्या कह रहा है, मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है। तो ये मान लो कि आप लोग घंटे की, ये हो गया आपके पास घंटे की सुई और ये मिनट की सुई। तो मिनट की सुई, घंटे की सुई एक त्रिज्यखंड का रूप ले लेती है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, रचित क्षेत्रफल पूछ रहा, रचित क्षेत्रफल। तो इसमें त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या होगी r बराबर 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या होगी, r बराबर 14 सेंटीमीटर। अब एक चीज ध्यान रखना, घड़ी की मिनट की सुई, घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर रचित क्षेत्रफल होगा। तो जब इसमें हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगा देना, त्रिज्यखंड क्षेत्रफल क्या होता है आपको बता देते हैं, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। यहां पर थीटा का मान आप लोग क्या लोगे, अब ध्यान देना, घड़ी की मिनट की सुई है, अब पूरे वृत्त का मान 360 होता ही है, ठीक है। और मिनट की सुई, ध्यान रखना, 1 मिनट में घड़ी की सुई 6 अंश का कोण बनाती है। तो थीटा का मान हो गया 6 बटे 360, पाई का मान 22 बटे 7, आर का मान 14 इंटू 14, 7 दूनी 14, ये कट गया, छतरंग 36, फिर ये हो गया 11 और ये हो गया 30, ठीक, ये हो गया 15 और ये हो गया 7। अब ये नहीं कटेगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, 7 दूनी 14, 14 एकम 14 और 154 बटे 15, 15 एकम 15, भागना खाई 0, दशमलव लगाया 0 बड़ा 40 हो गया, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, तो 10.26 वर्ग सेंटीमीटर आपके पास आंसर आ जाएगा। पहला ही आंसर आपके पास सही हो गया। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कच्चा, बारंबारता बंटन के लिए माद माध्यिका बहुलक के बीच संबंध है। तो फार्मूला है आपके पास, बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य, तो फार्मूला होता है, ऑप्शन होता है, सही हो गया। सभी खंड हल कीजिए। तो इन्होंने लिखा PS बटे PQ बराबर PT बटे TR और कोण PST और कोण PRQ सिद्ध कीजिए कि कोण PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी 2 भुजा बराबर हो, उसे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। चित्र बना लो सबसे पहले, उत्तर दूसरे का, उत्तर दूसरे का इस प्रकार से आपके पास एक चित्र दिया गया है, नामकरण कर देते हैं PQRST, PQRST, यहाँ पर एक एंगल है, यहाँ पर एक एंगल है, ठीक। हमारे पास क्या दिया गया है, PQ बटे SQ, हमारे पास दिया गया है PQ बटे SQ बराबर PT बटे TR, PT बटे TR, PQ बटे SQ, PT बटे TR, थेल सिपर में लगे यहाँ पर, ठीक। और कोण PST, कोण PRQ, कोण PST बराबर कोण PRQ, PRQ, तो सिद्ध कीजिए कि समद्विबाहु त्रिभुज है। तो उपपत्ति पे आ जाओ। अब समझना, हमारे पास ये दिया गया है, इन्होंने PS बटे PQ बराबर PT बटे TR, ये तो दिया गया हमारे पास। PQ बटे SQ बराबर PT बटे TR, ये तो हमारे पास दिया ही है, PT बटे TR, PQ बटे SQ। रुक जाओ, PT बटे TR क्यों दिया इन्होंने, तो फिर PR बटे TR देना चाहिए था इनको, PR बटे, अच्छा PS दिया गया, पर PQ नहीं है, PS दिया गया, सही दिया गया,
पी एस, ठीक। अब दोनों बच्चों में एक जोड़ दो, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, क्यों जोड़ने पर अभी बता रहे हैं, ये हो जाएगा पी एस बटे एस क्यू प्लस 1 बराबर पी टी बटे टी आर प्लस 1, भिन्न कर लो बटे 1 मान के, तो ये हो जाएगा पी एस एकम पी एस प्लस एस क्यू एकम एस क्यू बटे एस क्यू बराबर पी टी प्लस टी आर बटे टी आर। अब एक चीज ध्यान रखना, पी एस और एस क्यू मिलकर पूरा पी क्यू बनेगा, तो पी क्यू बराबर पी टी और टी आर मिलकर पूरा पी आर बनेगा, पी आर बटे एस क्यू, तो ये हो गया एस क्यू किसके समांतर है, एस क्यू टी आर के समांतर है, टी आर के बराबर है, तो एस क्यू की जगह टी आर की जगह एस क्यू लिख सकते हम लोग, तो ये हो गया एस क्यू से एस क्यू कैंसिल, तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा पी क्यू बराबर पी आर, यानी जिसकी दो भुजा बराबर हो उससे हम लोग क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और लिख देना कि अतः यह है समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है यह, समद्विबाहु त्रिभुज है। अब सवाल नंबर देखिए दूसरे का खा, सवाल नंबर दूसरे का खा, तो दूसरे खा से पहले इसमें शॉर्ट कर लो फटाफट आप लोग। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, तो आप लोग प्रूफ कर लोगे इसको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा खा कह रहा है निम्नलिखित समय विलोपन विधि से हल करो, तो समीकरण को विलोपन विधि से भी आप लोग हल कर लेते हो, तो इसको भी कर लोगे आप लोग। तीसरे गा कह रहा है वही अनुपात ज्ञात कीजिए जो x अक्ष पर बिंदुओं -4, -3 और 5,2 को मिलाने वाली रेखा को खंडों किस अनुपात विभाजित करता है। ये देखो तीसरे का गा, तो आप लोग लिखोगे उत्तर तीसरे का गा। तीसरे गा में कह रहा है x अक्ष पर बिंदु, x अक्ष पर बिंदु आप लोग लोगे हमेशा, x अक्ष पर y का मान 0 होता है, तो a,0, ठीक। और किस अनुपात में विभाजित करता है, उन्होंने अनुपात पूछा है, बिंदु -4, -3 दे दिया है, -4, -3 और b का बिंदु दिया गया 5,2, ये x1 ये y1, ये x2 ये y2 और ये x और ये y। अब फार्मूला हमने मान लिया, फार्मूले में m1 m2 हमने मान लिया अनुपात है, फार्मूला आप लोग जानते हो, x का नहीं लगाएंगे y का लगाएंगे, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। हमने हर बार कहा है कि आप लोगों को अंतर्विभाजन अनुपात वाले में अंतर्विभाजन लगाते ही है, जब भी अनुपात पूछ रहा है किसी एक को हल करते हैं, अधिकतर जिसमें 0 हो उसी को हल कर लेते हैं। y की जगह लिखेंगे 0, m1 इंटू y2 की जगह लिखेंगे हम लोग, ये y2 है, y2 की जगह 2 प्लस m2 y1 की जगह -3 बटे m1 प्लस m2, ये बटे में है गुणा में पहुंच जाएगा 0 हो जाएगा, तो हम लोग कहेंगे m1 प्लस m2 इज नॉट इक्वल टू 0। ये हो गया 2m1 -3m2 बराबर 0, इसको उधर पक्षांतर कर दो, तो 2m1 बराबर 3m2, m2 को इसके बटे में पहुंचा दो, 2 को इसके बटे में पहुंचा दो, तो आप लोगों का क्या हो जाएगा कि m1 बटे m2 बराबर 3 बटे 2, अर्थात m1 अनुपात m2 बराबर 3:2, और ये आ गया आपके पास आंसर, ठीक। तीसरे का गा हो गया। तीसरे का घा में क्या कह रहा है, देखो तीसरे घा में कह रहा है एक ठोस लंबवर्ती शंकु समान ऊंचाई के है, ठोस लंबवर्ती शंकु समान ऊंचाई के है, ऊंचाई समान है, उनके आधारों की त्रिज्या r1 r2 है, उन्हें गलाकर ऊंचाई के समान ऊंचाई के एक बेलन के रूप में परिवर्तित किया गया। सिद्ध कीजिए कि बेलनाकार ऊंचाई की अंडर बेलनाकार आधार की त्रिज्या r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर बटे 3। देखो इनका 2 शंकु है, कितनी शंकु है, 2 शंकु, दोनों को पिघला कर क्या बना रहे, बेलन बना रहे हैं, और सबकी ऊंचाई बराबर है, तो शंकु से बेलन बनाया जा रहा है। इसका मतलब है हम लोग सबसे पहले तुम्हारे पास क्वेश्चन और कौन सा है, तीसरे का घा, तीसरे का घा। तो सबसे पहले इन्होंने ध्यान देना कि 2 शंकु को पिघलाकर बेलन बना रहे हैं, तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार 2 इंटू शंकुओं का आयतन बराबर बेलन का आयतन, क्योंकि ये बराबर कब लगता है, जब किसी चीज से किसी चीज को बनाया जाता है तो हमेशा आयतन लगता है और बराबर लगाते हैं।
2 इंटू शंकु का आयतन, तो 2 इंटू शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r1 स्क्वायर एच प्लस, फिर से एक बार 1/3 2 इंटू शंकु का आयतन ना, रुझाई से नहीं, शंकु 2 शंकु का आयतन है, तो 2 शंकु का आयतन मतलब 2 शंकु का आयतन, ऐसे लिखो 2 शंकु का आयतन, 2 इंटू तब करते जब त्रिज्या बराबर हो, तो 1/3 पाई r1 स्क्वायर एच और 1/3 पाई r2 स्क्वायर एच, बेलन का आयतन होता है ये पाई r स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई एच हो गया कॉमन, तो इसमें बचा r1 स्क्वायर प्लस इसमें बचा r2 स्क्वायर और बराबर हो गया पाई r स्क्वायर एच, पाई से पाई कैंसिल, एच से एच कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा r स्क्वायर बराबर बचा r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर बटे 3, ये 3 इसको हटाएगा रूट चढ़ेगा, तो r बराबर अंडर रूट r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर बटे 3, और यही हमसे ये पूछ रहा था कि यही हमसे कह रहा था कि इसको प्रूफ करके दिखाओ, तो हमने इसको प्रूफ करके दिखा दिया। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोग कर लोगे। द्विघात समीकरण बिना लंबी विभजन प्रक्रिया के पर में संख्या 1351/1250.4, ये तो आप लोग कर लोगे। 4 का खाम कर देते हैं। 4 का खा ऐसा है कि अंडर रूट है, आप लोग देख के डरते हो ना अंडर रूट से। 4 का खा देखो, उत्तर 4 का खा, 4 के खा में ये है कि 3x स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 3x स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 6x प्लस 2 बराबर 0 के मूल गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना है। गुणनखंड विधि का नियम क्या है? 3 दूनी 6, 6 का ऐसा गुणनखंड करो कि जोड़ने घटाने पर 2 अंडर रूट 6 जाए, तो यह जगह 3x स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 6 और माइनस अंडर रूट 6 नहीं प्लस अंडर रूट 6। ठीक, नहीं इसका नहीं, ऐसे करोगे। 6 है, 6 का ऐसा गुणनखंड करो कि जोड़ने व घटाने पर 2 अंडर रूट 6 आ जाए, तो हम लोग लिखेंगे अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 और बाहर x प्लस 2 बराबर 0। अंडर रूट 6 गुणा करो 6 आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो 2 अंडर रूट x आ जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, अंदर माइनस का गुणा करोगे तो माइनस 6x माइनस अंडर रूट 6x और प्लस 2 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में आपके पास ध्यान रखना, एक बार हम लोग रीचेक कर लेते, सही लिखा है ना। 3x स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 6x 2 अंडर रूट 6x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, देखो इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में हम लोग कर सकते हैं अंडर रूट 3 को कर सकते हैं अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 6x माइनस अंडर रूट 6x, इसको कर सकते हैं 2 अंडर रूट इंटू अंडर रूट 2 बराबर 0। इन दोनों में देखो, इन दोनों में कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे, इन दोनों में अंडर रूट 3x कॉमन हो गया। ठीक है, अंडर रूट 3x हो गया कॉमन, तो बचा क्या हमारे पास? अंडर रूट 3x बचा माइनस 3 दूनी 6, तो अंडर रूट का 2 बचा माइनस इन दोनों में अंडर रूट का 2 कॉमन हो गया, अंडर रूट का 2 कॉमन हो गया, तो बचेगा 3 दूनी 6 ना, तो अंडर रूट का 3x और माइनस अंडर रूट 2 बराबर 0। एक कोष्टक में अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2, एक कोष्टक में अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 बराबर 0। ठीक, अब ध्यान देना, तो इसका मतलब ये होल स्क्वायर हो गया, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 का ये हो गया होल स्क्वायर बराबर 0। तो इनको जब करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 बराबर 0, इसको उधर भेज देंगे तो अंडर रूट 3x बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2, तो x बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 3। क्या जाएगा? अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 3। ठीक, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, x बराबर अंडर रूट 2 बटे 3। इसी को 2 बार कर सकते हैं, क्योंकि 2 बार है तो 2 बार कर लो, क्योंकि होल स्क्वायर है ना, या प्लस माइनस में कर लो, तो ये दोनों ही किसका मान आ गया? x का मान आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन आगे से पहले फटाफट इतनी का शॉर्ट कर लो, आप लोग शॉर्ट कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर जो 4 का गा है ना,
क्वेश्चन नंबर 4 का गा हम लोगों ने सेट 5 में हल कर दिया है। सेट 5 में जाकर आप लोग देख सकते हो, एक बार देख ले। सेट 5 नहीं, सेट 5 में नहीं, सेट 6 में। तो सेट 6 का हम लोगों ने 5 में का गा में हल कर दिया है, तो सेट 5 में जाके पढ़ लो, ठीक है आप लोग। इसके अलावा हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर जो 5 का घा है, 5 मार्क का घा भी हम लोगों ने सेट 5 में हमने हल कर दिया है। उसमें जाके आप लोग देख सकते हो कि उसमें उसमें सोल्यूशन है। ये 5 में का घा, ठीक, इसका भी 5 में का घा, और सेट 5 में सेट 5 कितना, तो 6 का 5 में घा, ठीक है। उसमें देखिए आप लोग आसानी से सॉल्व कर लोगे। इसके बाद देखो 4 का घा, 4 का घा में क्या कह रहा है, तो आप लोग लिखोगे उत्तर 4 का घा, उत्तर 4 का घा। 4 के घा में ये है कि ओ वृत्त का केंद्र है PQ बराबर 24 सेंटीमीटर, PQ बराबर 24 सेंटीमीटर, PR बराबर 7 सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से एक वृत्त है, ये एक समकोण त्रिभुज इस प्रकार से है, इसमें इतना सा भाग छायांकित है, इसमें ये Q है, ये P है, और ये R है, और ये 90 अंश भी है, मतलब ये भी कह रहा है कि समकोण त्रिभुज है ये। अब देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल के लिए क्या करोगे हम लोग, तो इतने भाग, ये तो अर्धवृत्त है, इतने से कोई मतलब नहीं हमें, ये एक अर्धवृत्त है, इस अर्धवृत्त के अंदर एक त्रिभुज है, इसको अगर हटा देते हैं तो हम लोग छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। लेकिन अर्धवृत्त का हमें त्रिभुज, ये अर्धवृत्त है ना, इसकी त्रिज्या भी चाहिए, तो हमारे पास PR, तो PR ये तो 7 सेंटीमीटर है और PQ 24 सेंटीमीटर है, तो ये 24 सेंटीमीटर है। तो पाइथागोरस की प्रमेय लगा दो, तो कर्ण का वर्ग यानी हम लोग कहेंगे QR का वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानी 24 का वर्ग, फिर 7 का वर्ग हो जाएगा, ठीक। तो QR का वर्ग बराबर 24 का वर्ग 576, ठीक है, और प्लस 7 7 49, तो QR का वर्ग ये हो गया 625, 9 5 हासिल, 6 9 15 हासिल लगा 1, 7 4 11 12 हासिल 1 और 6, तो QR बराबर ये 25 का वर्ग है, ठीक। QR टोटल हो गया 25, तो हमें चाहिए यहाँ का मान, तो हम लोग कहेंगे जो त्रिज्या है, त्रिज्या क्या हो जाएगी 25/2, ठीक, वृत्त की त्रिज्या। अब हम लोग लगा देंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये होगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 2, ध्यान देना, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा πr²/2 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 लंब इंटू आधार, तो पाई का मान हो गया 22/7, R का मान आपके पास कितना हो गया 25/2, तो 25/2 इंटू 25/2 इंटू 1/2, 1/2 कौन सा, ये जो /2 ऑलरेडी था, हाँ, पाई का मान 22/7, R² है तो 25/2 25/2 और 1/2 माइनस 1/2 लंब, लंब क्या है हमारे पास, लंब हमारे पास 24 है, और आधार क्या है हमारे पास, आधार हमारे पास 7 है, ठीक। यहाँ से ये 2 12 24, और यहाँ से कुछ कटेगा नहीं, यहाँ से ये काटो 2 11 22, और कुछ कटने वाला नहीं है, 25 25 हो गया 625, 25 25 625 इंटू 11, ठीक। ये 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 7 दूनी 14 दूनी 28 माइनस ये हो गया 12 7 84, इसके बटे 1 मान के आप लोगों को करना है भिन्न, ठीक। तो पहले इसका गुणा कर लो, तो 11 25 55 बचा कितना 5, 11 25 55 बचा 5, 11 दूनी 22 और 5 27, बचा कितना आपके पास 2, 11 जगह 66 और 2 68, 11 25 55 बचा 5, 11 दूनी 22 और 27 बचा 2, और 11 जगह 66 2 68 बटे 28 माइनस 84/1, ठीक। अब इसका आप लोग कर लेना भिन्न, हल कर लेना, इसका आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसको आगे से आप ही लोग हल कर लेना। इसके बाद देखो कैसे करोगे पता तो है, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, फिर इसका भाग लगा देना, आंसर आ जाएगा। फिर देखो 5 में का ग्राफी विधि द्वारा रहित समीकरण को हल कीजिए, तो ग्राफी विधि सबको हल करना आता ही है। इसके बाद 5 में का खा,
एक त्रिभुज ABC खींचिए जिसमें BC 7 सेंटीमीटर है, कोण B 45 अंश है, कोण A 105 अंश हो, त्रिभुज ABC के समरूप ऐसे त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी हो। तो ये तो रचना है, तो रचना तो आप लोग आराम से कर दोगे ना, रचना आप लोग कर लोगे। तो देखो 5वें का गा सिद्ध कीजिए कि 10 35 10, देखो 5वें का गा देखो, तो उत्तर 5वें का गा में ये कह रहा है 10 35 10 40, 10 35 10 40, 10 45 10 50 10 55, 10 50 10 55 बराबर हमें एक प्रूफ करना है। एक प्रूफ है कि नहीं हमें ये भी चेक कर लेना। देखो 35 और 55 ये हो गया 90, 40 और 50 90, 45 एक होता ही है, तो एक आ जाएगा। देखो सबसे पहले इन दोनों को चेंज कर दो, तो ये हो जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं इसको 10 90 माइनस इसको कर सकते हैं हम 55, 90 से 55 घटाओ 35 बचेगा। इसको कर सकते हैं 10 90 माइनस 50 घटाओ 40 बचेगा। ये हो गया इंटू 1, 45 का मान 1, ये हो गया 10 50 10 55। ठीक, अब 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, तो ये होगा कॉट 55 और ये होगा कॉट 50 और ये 10 50 और ये 10 55। कॉट थीटा 1/10 थीटा होता है, तो उस नियम से हो जाएगा 1/10 55 इंटू 1/10 50 और इंटू ये हो गया 10 50 इंटू 10 55, 10 55 10 55 10 50 10 50 कैंसिल, बचा 1। यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, 5वें का घा, अब लोग 5वें का गा, अब गा का ये तो फर्स्ट पार्ट था, सेकेंड पार्ट भी देखो, सेकेंड पार्ट ये था पार्ट फर्स्ट। आप लोग लिखोगे उत्तर 5वें का गा का सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या है, त्रिभुज ABC में 10b प्लस c/2, 10b प्लस c/2 बराबर cot a/2। देखो त्रिभुज ABC हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तो a प्लस b प्लस c 180 अंश था, इसमें बटे 2, तो दोनों पक्षों में 2 का भाग करने पर तो ये कट के हो गया 90। इसको अलग अलग कर लो, कैसे, इसमें करो a/2 प्लस b प्लस c/2 बराबर 90, कर सकते ना, हर बराबर है। इसको उधर पक्षांतर कर दो, तो b प्लस c/2 बराबर 90 माइनस a/2। दोनों पक्षों में tan लेने पर तो यह हो जाएगा tan b प्लस c/2 बराबर tan 90 माइनस a/2। तो ये तो आपके पास 10b/2 हो गया, 10b प्लस c/2 और 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो ये हो गया कॉट a/2। और यही हमसे ये कह रहा था प्रूफ करो, तो हम लोगों ने इसको प्रूफ किया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, तो इससे पहले शॉर्ट कर लो, हम लोग रेस कर देते इतना। देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है k का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए x² प्लस kx प्लस 64 बराबर 0 और x², ये तो आपको कर लोगे, विविधकर है। k का मान देखो x² 6 का, तो उत्तर 6 का x² प्लस kx प्लस 64 बराबर 0, तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से हम लोग कर लेते हैं तुलना। पता तो है ये इसका गुणांक a, ये b और ये c, विविध का लगा दो, मूल वास्तविक है, तो हमारे पास मूल वास्तविक, तो d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, और d बराबर क्या होता है v² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो b का मान हमारे पास क्या है, तो k² माइनस 4 इंटू a का मान हमारे पास क्या है 1 और c का मान हमारे पास क्या है 64 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हो जाएगा k² माइनस हो गया, इसको उधर पक्षांतर करो तो माइनस का हो गया, माइनस का है प्लस में हो जाएगा, प्लस मतलब माइनस में है प्लस में हो जाएगा, इज ग्रेटर देन 4 इंटू 64, इसको हटाओगे रूट चढ़ेगा, या ऐसा कर लो k²
तो इसको हटाओगे रूट चढ़ेगा तो रूट में हो जाएगा ये 4 × 64। तो के इज ग्रेटर मतलब इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये हो गया 2 का वर्ग और ये हो गया 8 का वर्ग। तो के इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 दूनी 16। तो ये आ गया के का एक मान आ गया 16। इसी प्रकार अब 8 से भी कर लोगे तब भी 16 आ जाएगा, मतलब x² - 8x प्लस के जो नीचे समीकरण दिया गया उससे करोगे उससे भी आपके पास क्या आ जाएगा 16 ही आ जाएगा। दोनों से कर लेना आप लोग। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 का खा। क्वेश्चन नंबर 6 का खा। क्वेश्चन नंबर 6 के खा में ये कहा गया है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 का खा, तो पहले उत्तर डाल दो। क्वेश्चन नंबर 6 का खा, उत्तर 6 का खा ये कह रहा है पानी की सतह से 14 मीटर ऊपर, मतलब ये देखो ये पानी की सतह है और ये 14 मीटर ऊपर, 14 मीटर ऊपर, ठीक, जहाज के डेक पर खड़े एक व्यक्ति का पहाड़ी का छोटे उन्नयन कोण 60 अंश है। यहाँ पर व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पर ऐसे, ठीक, और यहाँ पर उन्नयन कोण जो है वो 60 अंश का है। कितना अंश का है 60 अंश का है, ठीक। इस प्रकार से उन्नयन कोण जो है वो कितने अंश का है 60 अंश का है। इसके बाद उन्होंने ये कहा है, समझना, यहाँ से ये जो कोण है ये तो आपके पास 30 अंश का है, 30 अंश का, हाँ 30 अंश का है। और इसके जो उन्नयन कोण है यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये 60 अंश का है। तो इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे, थोड़ा सा रुको, इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे बनाएंगे, ठीक। इसको बशर्ते इसको मिला दो ऐसे, ठीक। आप लोग जान चुके हो, इसको यहाँ से हटा दो। अब आप लोग जान चुके हो कौन सा कोण कितने अंश का है। बड़े वाला कोण 60 अंश का है, मतलब ये वाला कोण 30 अंश का है, ये 60 अंश का है। इसके बाद पहाड़ी अवनमन कोण के लिए ये डॉट दिखा दिया, ठीक है, हमने डॉट डॉट यहाँ से इसे मिला दो, फिर भी ये डॉट 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 मतलब अवनमन कोण हो गया, ठीक है, ऊपर से। और इसकी दूरी ज्ञात कीजिए, ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मान लिया हमने, माना दूरी बराबर x मीटर, तो ये x मीटर, तो ये भी x मीटर होगा। नामकरण कर दो A B C D। इसकी यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई हमने h मान लिया, तो माना AE की ऊंचाई हमने मान लिया h मीटर, ठीक। अब त्रिभुज ले लो ECB में, त्रिभुज ECB में लंब बटे आधार 10 का हो गया, 10 30 लंब बटे आधार, तो 14 बटे क्या हो जाएगा 14 बटे x। 10 30 का मान 1 बटे √3, 14 बटे x, ये पहुंच जाएगा यहाँ पर, तो x बराबर हो जाएगा 14 √3। ये तो दूरी के लिए हमारे पास आंसर आ गया, दूरी पूछा था हमसे, दूरी के लिए आंसर आ गया 14 √3। ये √3 का मान रख दो, इसको 7 3 2 और उसको 14 गुणा कर दो, भी आंसर हो जाएगा। अब देखो त्रिभुज हम लोग कौन सा ले लेंगे, त्रिभुज ACB में या ADE में, त्रिभुज ADE में लंब बटे आधार, फिर से एक बार लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार किसका होता है 10 का, तो 10 60 लंब बटे आधार h बटे x, 10 60 का मान √3 बराबर हो जाएगा h बटे x। तो यहाँ पर x का मान रख दो, x का मान क्या हमारे पास 14 √3, ये इसके गुणांक पहुंच जाएगा, तो h बराबर 14 √3 इंटू √3, तो h बराबर हो जाएगा 3 गुणा 3 14 42 मीटर। ये आंसर नहीं है, इन्होंने कहा यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई, तो कुल ऊंचाई हमारे पास हो जाएगा 42 प्लस 14, अर्थात हम लोग कहेंगे कैपिटल H, ठीक है। कैपिटल H बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा 4 2 56, यानी 56 मीटर। तो कुल ऊंचाई हमारे पास क्या हो गया 56 मीटर, ये आंसर, ठीक। देखो गा नंबर, इसका गा नंबर क्या कह रहा है, तो उत्तर 6 का गा, 6 के गा में ये कह रहा है एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है। ठोस खिलौना किसके आकार का है, अर्धगोले के आकार का है। तो ये कर दिया हमने एक अर्धगोला, इसकी ये बना दिया हमने एक अर्धगोला, ठीक है, अर्धगोले का आकार का है, जिस पर एक लंबवर्ती शंकु अध्यारोपित है। अध्यारोपित में जुड़ा हुआ है, लंबवर्ती शंकु, तो इस प्रकार से एक शंकु अध्यारोपित है, ठीक है।
एक शंकु अध्यारोपित है। इस शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई यहाँ से ये है 2 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है। तो जब व्यास 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ से ये त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, तभी होगा 4 सेंटीमीटर। तो इस खिलौने का आयतन ज्ञात कीजिए। यदि एक लंबवती बेलन इस खिलौने पर परिगत हो तो बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर भी ज्ञात कीजिए। एक बेलन इसके चारों ओर हो इस प्रकार से, एक बेलन इस प्रकार से, एक बेलन इसके परिगत मतलब चारों ओर हो, तो बेलन का और खिलौने का अंतर भी ये पूछ रहा है। अब समझना, सबसे पहले तो हमारे पास जो इसकी त्रिज्या वही बेलन की त्रिज्या तो सेम है। त्रिज्या r बराबर हमारे पास क्या है 2 सेंटीमीटर, सभी की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। लेकिन शंकु की ऊंचाई h1 बराबर हमारे पास 2 सेंटीमीटर है। लेकिन बेलन की ऊंचाई क्या होगी, यहाँ से ये 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ से ये भी 2 सेंटीमीटर, तो बेलन की ऊंचाई h2 बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले समझना, दोनों का हमसे क्या पूछा था फर्स्ट कंडीशन में। कंडीशन नंबर फर्स्ट में उन्होंने कहा था कि इस खिलौने का आयतन ज्ञात कीजिए। तो खिलौने का आयतन, तो प्रश्नानुसार खिलौने का आयतन, खिलौने का जब आयतन लगाओगे तो इसमें कौन कौन है, तो लगाओगे शंकु का आयतन प्लस अर्ध गोले का आयतन। ठीक, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अर्ध गोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर ले लो कॉमन, तो यहाँ पर होगा केवल एच, यहाँ पर बचेगा 2r। ठीक, 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान हमारे पास क्या है 2 है, आर का मान हमारे पास क्या है 2 है। एक चीज ध्यान रखना कि पाई आर का मान, एक काम करो पाई का मान ना रखो, यहाँ पर पाई का मान पाई रखो। आर का मान क्या है हमारे पास 2 है, तो 2 का वर्ग हो गया 4। अंदर एच का मान कितना है, एच का मान ये शंकु वाले का है, एच का है 2 और प्लस आर का मान 2, 2 2 4, तो ये हो जाएगा 1/3 और ये हो गया 4 पाई इंटू ये 4 2 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 4 2 6, 3 दूनी 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 पाई। ठीक, 8 पाई घन सेंटीमीटर, क्या जाएगा 8 पाई घन सेंटीमीटर। अब आप लोग इतने का शॉर्ट कर लीजिए, इतने को हम लोग रेस कर देते हैं। देखो, इसके बाद इन्होंने ये भी कहा है कि इस खिलौने का आयतनों का अंतर ज्ञात कीजिए, यानी इस खिलौने के पारिगत हो तो बेलन और खिलौने का आयतनों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो खिलौने का आयतन तो हम लोग निकाल लिया, बेलन का आयतन निकाल लो आप लोग। तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई को पाई रखो, आर का मान हमारे पास 2 का वर्ग है और एच का मान हमारे पास 4 है, इस समय बेलन वाले में 4 है, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 चौको 16, तो ये हो जाएगा 16 पाई। क्या हो जाएगा 16 पाई। ठीक, तो ये आ गया हमारे पास किसका बेलन का आयतन, ये क्या गया बेलन का आयतन। अब आयतनों का अंतर, तो अंतर में क्या हो जाएगा 16 पाई से हम लोग 8 पाई घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा 8 पाई। ठीक, 8 पाई मतलब 22/7 पाई का मान, तो हो जाएगा 22 8 176/7, अर्थात जब इसका भाग लगाएंगे 7 दूनी 14 बचा 4, 7 दूनी 3, 7 पन्ना 35 बचा 1, दशमलव लगाया 0 बढ़ाया तो 10 हो गया, 7 एकम 7 बचा कितना 10 हो गया, 7 3 बचा, दशमलव लगा 0 बढ़ाया 28 हो गया, 7 चौक 28, कितना हो जाएगा 7 चौक 28। तो लगभग तुम्हारे पास क्या जाएगा, फिर से एक बार समझ लो, 7 दूनी 14 बचा कितना 3, 35 हो गया, 7 पन्ना 35 बचा 1, दशमलव लगाया 0 बढ़ाया तो वो 10 हो गया, 7 एकम 7 और बचा 3, 30 हो गया, 7 चौक 28 घन सेंटीमीटर। ठीक, ये आंसर हो गया। फटाफट शॉर्ट कर लो, इतने को भी रेस कर देते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर आगे देखो आपके पास क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर आगे
देखो क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर आगे ये कह रहा है क्वेश्चन आगे कह रहा है दी गई सारणी विद्यार्थी का गणित में प्रथम निम्नलिखित है और माध्य का ज्ञात कीजिए। तो ये तो माध्य का माध्य समांतर मतलब लोग कर लोगे। अगर एफ P1 K1 वगैरह पूछा आता तो हम कर देते उसको, ठीक है, तो आप लोग कर लोगे आसानी से। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 7 में का तो हम लोग लिखोगे उत्तर 7 में का। इसमें ये कह रहा है एक नाव जिसकी स्थिर जल में चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो स्थिर जल में चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। स्थिर जल में चाल 12 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में और वही दूरी अनुकूल आने में 1 घंटा अधिक समय लेती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो माना धारा की चाल हमने मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। अब ये कह रहा है धारा के अनुकूल जाने में, जिधर धारा है उधर जाने में। तो अनुकूल में चाल जुड़ेगी क्योंकि जिधर धारा है उधर ही जा रहे तो चाल जुड़ेगी। तो क्या हो जाएगा अनुकूल में चाल 5 + x, ठीक, 5 + x किलोमीटर प्रति घंटा। और प्रतिकूल में चाल क्या पूछा गया, प्रतिकूल में तो पूछा, हाँ। तो अनुकूल में चाल और प्रतिकूल में चाल, प्रतिकूल में चाल हो जाएगा 5 - x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 12 किलोमीटर प्रतिकूल जाने में, अब वही दूरी अनुकूल आने की अपेक्षा में 1 घंटा अधिक समय लेती है। तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखो तो 12 किलोमीटर जाने में लगा समय, आप लोग क्या लिखोगे, चलो लिख देते पूरा। 12 किलोमीटर जाने में लगा समय, तो समय बराबर फार्मूला क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी क्या है हमारे पास 12, और 12 किलोमीटर जाने में, कहाँ जाने में, 12 किलोमीटर अनुकूल जाने में लिखना है यहाँ पर। 12 किलोमीटर अनुकूल जाने में लगा समय, तो अनुकूल क्या हो गया 5 + x, ठीक, घंटा। और 12 किलोमीटर प्रतिकूल में लगा समय, प्रतिकूल में लगा समय क्या हो जाएगा 12/5 - x। अब लगा दो यहाँ से प्रश्नानुसार। ये क्या कह रहा है, देखो यहाँ से समझना होगा आपको। यहाँ पर ये कह रहा है कि 12 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, ठीक, 12 किलोमीटर प्रतिकूल जाने में। तो ये 12 किलोमीटर हो गया प्रतिकूल जाने में। वही दूरी अनुकूल आने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेती है। अनुकूल आने की अपेक्षा, तो अनुकूल आने, अनुकूल की समय क्या है 5 + x, इससे 1 घंटा अधिक लेती है ये, ठीक, 1 घंटा अधिक लेती है। अब देखो इसको इधर पक्षांतर कर दो, तो ये जगह 12/5 - x माइनस 12/5 + x बराबर 1 लेंगे हम लोग। 12 कॉमन, क्या करेंगे 12 लेंगे कॉमन, ठीक। जब 12 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1/5 - x और 1/5 + x बराबर 1। इसका गुणा इसमें तो -5 + x बटे इसका इसमें तो वर्गांतर, तो 5 का वर्ग 25 - x² बराबर 1। ये कैंसिल, x और x 2x, तो ये 12 दूनी 24x बटे में गुणा पहुंच जाएगा, तो बराबर 25 - x²। इन दोनों को उठाकर इधर पक्षांतर करके ले आओ, तो ये हो जाएगा x² और ये 24x - 25 बराबर 0, ठीक। तो 25 से कम 25 और 1 25 से घटाओ, तो ये हो जाएगा 25x - 1x - 25 बराबर 0। तो इन दोनों में कॉमन है x, तो x - x + 25 माइनस 1 कॉमन है, तो x - x + 25 बराबर 0। एक कोष्टक में x + 25 और एक कोष्टक में x - 1 बराबर 0। ये तो अग्रा हो गया, तो x बराबर क्या हो गया 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो गया आपके पास आंसर, ठीक। अब देखो सवाल नंबर 7 में का अथवा
द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, मूल वास्तविक है उन्हें भी ज्ञात कीजिए। तो ये आप लोग विविध कर से ज्ञात करना आराम से, ठीक है, विविध कर से। नहीं, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूल वास्तविक तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। विविध कर लगा देना, विविध कर से मूल प्लस में आ जाए तो मूल वास्तविक, माइनस में आ जाए मूल काल्पनिक। इसके बाद इसी का एक बार श्री धराचार भी लगाना, इसमें मूल ज्ञात करना आपको, प्लस माइनस में श्री धराचार लगा देना। क्वेश्चन नंबर देखो 7वें का खा। 7वें खा में एक चित्र में BD लंब है AC में। दो 7वें खा तो लिखोगे आप लोग उत्तर 7वें का खा। ये कह रहा है BD लंब है AC पर, तो BD लंब है AC पर। इसके बाद CE लंब है AB पर। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज AEC समरूप है त्रिभुज ADB में। ठीक, ये सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना। चित्र इस प्रकार से दिया गया है हमारे पास, चित्र में इस प्रकार से दिया गया है, थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है इसको ऐसे लिया गया है। ये C, ये D, ये A और ये E और ये B। ठीक है, यहाँ पर एक ये लंब डाल दिया गया है, यहाँ पर ये लंब है। अब देखो इन्होंने कहा है BD लंब है AC पर, तो BD लंब है AC पर, तो ये लंब है। ठीक, तो BD लंब है AC पर, बिल्कुल सही बात है, तो ये लंब है। अब यहाँ पर CE लंब है AB पर, तो CE लंब है AB पर, ये भी सही है। त्रिभुज AEC, ठीक है, समरूप है त्रिभुज ADB। तो हमें क्या करना है, समरूप दिखाना त्रिभुज ABD। एक चीज ध्यान रखना कि जब भी समरूप दिखाया जाता है तो समरूपता में या तो सबकी सभी भुजाओं को बराबर करना है, या तो फिर हमें बटे बनाना है, समरूपता कसौटी बनाना है। क्या बनाना है हमें? समरूपता कसौटी। अब समरूपता कसौटी के हम लोग क्या करते हैं, देखो तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर आप लोग ये देख पा रहे हो कि एंगल AEC, उपपत्ति पे आ जाओ। उपपत्ति का मतलब क्या होता है? हल। उपपत्ति का मतलब क्या होता है? हल। देखो एंगल AEC कितने अंश का है? 90 अंश का है। इसके बाद ADB, एंगल ADB कितने अंश का है? 90 अंश का है। यानी दो 90 अंश का है, अर्थात हम कहेंगे एंगल AEC बराबर है एंगल ADB कितने अंश का है? 90 अंश का। इसलिए बराबर हुआ, अर्थात हम लोग कहेंगे इसमें एक कोण बराबर है। ठीक, एक कोण बराबर है। अब देखो EAC ले लो, एंगल EAC DAB, तो एंगल DAB AB बराबर है EAC और DAB बराबर है। इसमें भी दोनों में कौन सा एंगल बराबर? देखो A और A, इसमें भी एंगल जो है ये A बराबर है, एंगल A जो है ये बराबर है। तो हम लोग कहेंगे आधारभूत समानुपातिकता, नहीं समानुपातिकता लिख दो, समानुपातिकता या ऐसा कर लो, आधारभूत समानुपातिकता ना लिखकर अब लिखो समरूपता कसौटी डबल A से। किससे हुआ ये? समरूपता कसौटी डबल A से। ठीक, तो वही हो गए कि समरूपता कसौटी डबल A से ये बराबर हो गया। अर्थात क्या होगा, हम लोग जो आपके पास त्रिभुज AEC समरूप है त्रिभुज ADB के। ठीक, ये आपके पास प्रूफ हो गया। इसके बाद इसका दूसरा पार्ट भी है। तो ये तो 7वें का खा का पहला पार्ट था, अब 7वें का खा का दूसरा पार्ट। तो उत्तर 7वें का खा का आप लोग लिखोगे, उत्तर 7वें का खा का दूसरा पार्ट। देखो दूसरा पार्ट में ये है, त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, AC बराबर BC। इसके बाद इनका यदि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, तो सिद्ध कीजिए कि ए त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। दो समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसके दो भुजा बराबर हो। इस प्रकार से हमने त्रिभुज बनाया
कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है। ठीक, ये हो गया हमारे पास ए। इन्होंने कहा है ए सी बी सी, तो ए सी और बी सी आपस में बराबर है। और इन्होंने कहा हमारे पास दिया भी है, हमारे पास क्या दिया गया है, देखो दिया से पहले आप लोग इतने का शॉर्ट कर लो तो रेज भी कर दे, क्योंकि आगे सॉल्व भी करना है आपका। देखो यहां पर हमारे पास दिया गया है ए बी स्क्वायर बराबर, उपपत्ति में आ जाना, 2ac स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हम लोग ac स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर जुड़कर 2ac स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं कि ac जो है वो किसके बराबर है, bc के बराबर है। ac किसके बराबर है, bc के बराबर, तो ab स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा ac स्क्वायर और एक ac को कर लो bc स्क्वायर। अतः तुम लोग कहोगे कि यह एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो यह एक समकोण त्रिभुज है। अब लोग लिखोगे अतः यह एक समकोण त्रिभुज है। ठीक, यह क्या है, समकोण त्रिभुज है। आगे देखो, अगर बोर्ड एग्जाम में ये नहीं करना है तो इसके अथवा करना है, तो लोग लिखोगे उत्तर सातवें का खा का अथवा का पहला, ऐसे सातवें का खा का अथवा का पहला। इन्होंने कहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में जिसकी भुजा ए है, सिद्ध कीजिए कि इसकी ऊंचाई a √3/2 है। देखो एक समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजा बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ए बी सी, अगर ये a सेंटीमीटर तो ए बी a सेंटीमीटर, ए बी a सेंटीमीटर। इन्होंने कहा इसकी ऊंचाई, तो ऊंचाई ये ऊंचाई हो गया, जब इसको आधा कर दिया तो ये a/2 हो गया, ये a/2 हो गया, तो इसका नाम हो गया d। इसकी ऊंचाई में प्रूफ करना है, ऊंचाई जो है वो प्रूफ करना है a√3/2। देखो उपपत्ति पे आ जाओ या हल पे आ जाओ, इसको हल भी कह सकते हो, उपपत्ति भी कह सकते हो। आपकी बार कर्ण का वर्ग यानी ए स्क्वायर, लंब का वर्ग यानी ए डी स्क्वायर, आधार का वर्ग यानी a/2 का वर्ग, तो ए स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा ए स्क्वायर 4। इसको तो पक्षांतर करके ले आओ, तो ए डी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 4/1 मान लो, तो ए डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 एकम 4 माइनस ए स्क्वायर 4, तो ए डी स्क्वायर बराबर ये घटकर आ जाएगा आपके पास 3a स्क्वायर 4। इसका रूट चढ़ा दो, इसको हटा के, तो 3a स्क्वायर 4, तो ए डी बराबर आपके पास क्या हो जाएगा √3, और a तो निकल जाएगा और बटे 4 भी निकल जाएगा, तो हो जाएगा √3a/2, या इसको ऐसे भी कर सकते हो, तो ए डी बराबर a√3/2, और ये आपके पास आंसर आ गया। ए डी का मतलब ऊंचाई है, ठीक है, ए डी का मतलब क्या हो गया, ऊंचाई, तो ये आ गया आंसर इसका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है आपके पास इसका लास्ट, तो आप लोग लिखोगे उत्तर 7 का खा का अथवा, बोर्ड एग्जाम ऐसे लिखोगे जिससे कि उनको सुविधा हो एग्जामिनर को चेक करने में। एक त्रिभुज एबीसी की भुजा एसी पर डी इस प्रकार है, एसी पर डी इस प्रकार है, तो देखो एक त्रिभुज एबीसी पर भुजा डी इस प्रकार है कि एसी बी और ए बी डी बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि, देखो एक त्रिभुज ए बी सी बनाओ, एक त्रिभुज ए बी सी बनाया हमने, ए बी सी बनाया हमने, ए सी पर डी इस प्रकार है कि ए सी बी, यहाँ पर डी है तो ए सी बी ए बी डी ऐसे, ठीक ऐसे बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी भी समरूप है। तो हमारे पास क्या दिया गया है, एंगल ए सी बी ये बराबर है ए बी डी के, ए सी बी ए डी बी के बराबर है, ठीक है। अब सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करना है ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए डी बी,
ये हमें प्रूफ करना है। अब देखो यहां पर सबसे पहले तो हमारे पास उपपत्ति पे आ जाओ, उपपत्ति पे आ जाओ। देखो हमारे पास क्या दिया गया, ए सी बी, एंगल ए सी बी इज इक्वल्स एंगल्स ए बी डी। यहां पे देखो कोई एंगल बराबर है क्या, यहां पे देख पा रहे हम लोग एंगल ए बराबर है, एंगल ए बराबर है, तो हम लोग कहेंगे यहां पर जो है इसमें जो है हमारे पास एंगल ए बराबर है, ठीक। लेकिन यहां पे सी बराबर है बी के, बी बराबर है डी के, सी बराबर है, ध्यान रखना यहां पर सी, एंगल सी बराबर है बी के, ठीक, और एंगल बी बराबर है डी के। यहां पर देखो एंगल सी बराबर है बी के, बी बराबर है डी के, तो यहां पर कॉमन एंगल नहीं है, क्या नहीं है, कॉमन एंगल नहीं है, इसलिए उसको नहीं ले रहे हम लोग, केवल एंगल हमारे पास क्या हो गया, एंगल ए हो गया। अब यहां पर देखो फिर समझना, अब हम लोग यहां पर आते हैं ए बी सी में, एंगल ए बी सी में, ए बी सी में, ठीक, बराबर है ए डी बी के, ए डी बी के, एंगल ए डी बी के। इसमें भी देखो एंगल क्या है, एंगल हमारे पास यही तो बराबर है, तो इसमें भी हमारे पास एंगल ए बराबर है, बी डी के बराबर है, सी 20 के बराबर है, तो इसमें और कोई एंगल बराबर नहीं है, तो हम लोग कहेंगे समानुपातिकता, समानुपातिकता डबल ए से, डबल ए मतलब एंगल से, डबल ए से, एक मतलब एंगल होता है और एस का मतलब होता है साइड, है, तो हमारे पास समानुपातिकता डबल ए दोनों बराबर हो गया, तो हम लोग कहेंगे अतः एंगल त्रिभुज ए बी सी ये समरूप है त्रिभुज ए डी बी के, और ये हमारे पास प्रूफ हो गया। समरूपता समानुपातिकता में हम लोग या तो एंगल बराबर करेंगे, या तो साइड बराबर करेंगे, या तो उसको बटे में लिखेंगे, ठीक, इस प्रकार से। तो दोस्तों आप लोगों ने सेट 4 को आज कंप्लीटली खत्म कर लिया है। अगर कोई भी परेशानी आती है तो सेट 5 में, 6 में, 7 में, 8 में कमेंट करिए और उसमें हम लोग प्रोवाइड जरूर कर देंगे, ठीक है। तो आज के दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अब मिलते रहिए हर एक सेट में।